सागर सान्याल ने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो अब आने वाले वक्त में रोहित की जिंदगी को मुश्किल बनाकर रख देगा। वहीं इधर दूसरी तरफ रोहित, अनिका और उसके तीनों बच्चे डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। उन पांचों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन आंखों ही आंखों में इशारे करके एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि आखिर आज हुआ क्या है सबको, सब इतना शांत क्यों है। और रिया के भी मन में यही सवाल उठ रहे थे, मगर वो ये बात बाकी दिनों की तरह नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था अगर अनिका ने रोहित को ये कह दिया कि आज रिया गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रही थी, तो फिर कहीं ना कहीं रोहित को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और फिर रोहित रिया को भी बाहर जाने से मना कर दे। यही बात रिया के मन में डर बनकर बैठ गई थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ये जानते थे कि अनिका आज की बात रोहित को नहीं बताने वाली थी, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जिस तरह से अनिका से अपनी बात कही थी उससे अनिका कन्विंस हो गई थी। वहीं अनिका के मन में इस वक्त ये सवाल चल रहा था कि आखिर रोहित को हुआ क्या था, वो इस तरह से अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा था। और दूसरी तरफ अनिका ये भी सोच रही थी कि आखिर वो कल सुबह विकी से कैसे मिलेगी और कैसे वो उस फुटेज को विकी को दिखाएगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त अनिका के पास नहीं था। वो जल्द से जल्द कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करवाना चाहती थी और कुसुम को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अनिका का इरादा बड़ा ही नेक था, मगर अनिका के इस इरादे से अनजान रोहित इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि अनिका उससे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और अब रोहित को ऐसा लगने लगा था कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब अनिका उसे धोखा भी दे सकती है। रोहित के मन में जब ये सवाल उठा तो एक पल के लिए उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस हुआ कि वो अनिका के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। मगर तभी अचानक से रोहित का दिमाग उस पर हावी हो गया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर आज अनिका अपनी कोई बात रोहित से छुपा रही है तो वो दिन भी दूर नहीं जब अनिका उसे धोखा भी दे सकती है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। रोहित इस वक्त यही सोच रहा था। वो काफी डिस्टर्ब नजर आ रहा था, मगर इसी बीच अचानक से उसकी नजर सामने बैठे अलेक्जेंडर और आर्यन पर पड़ी। दोनों भाई शांत बैठकर खाना खा रहे थे। अलेक्जेंडर और आर्यन को देखते ही रोहित को वो बात याद आई जब रिया ने उससे कहा था कि अलेक्जेंडर और आर्यन अब होटल में मौजूद पूल की तरफ भी जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोहित गुस्सा करेगा या उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें स्वीट से बाहर जाने नहीं देगा। ये बात मन में आते ही रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ। रोहित के इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन रोहित की तरफ देखने लगे। इस वक्त उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित उनसे अब क्या बात करने वाला था। अभी कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अलेक्जेंडर और आर्यन को रोहित अगर नॉर्मली भी बात करने के लिए बुलाता तब भी अलेक्जेंडर और आर्यन पूरी तरह से डर जाते। उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं रोहित कुछ ऐसे सवाल उनसे ना पूछ ले जिसमें वो दोनों फंस जाएं। और तो और जब से वो दोनों भाई और रिया गुलेरिया हाउस से लौट कर आए थे, एक तरह से दोनों भाइयों को हर वक्त ऐसा लगता था कि उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है और वो तलवार कभी भी चल सकती है। इसलिए दोनों इस वक्त घबरा गए थे। दोनों रोहित की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यस डैड। रोहित ने कहा, क्या तुम दोनों इस स्वीट से निकलकर बाहर जाना चाहते हो? अलेक्जेंडर और आर्यन ने जैसे ही ये सुना उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से रोहित ये सवाल उनसे क्यों पूछ रहा था। मगर वहीं रिया ये समझ गई कि रोहित आज उन्हें बाहर जाने की परमिशन देने वाला था, क्योंकि वो अपने डैड को जानती थी। एक बार अगर रोहित रिया से कुछ कह देता था तो फिर वो उस बात को पूरा करके रहता था। इसलिए रिया इस वक्त मन ही मन खुश हो रही थी, मगर वो चेहरे से दिखा नहीं रही थी, बल्कि चेहरे पर रिया ने जानबूझकर टेंशन ला रखा था ताकि उसे टेंशन में देख अलेक्जेंडर और आर्यन भी डर जाएं। और इस वक्त हो भी यही रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया की तरफ देखा तो वो काफी सीरियस नजर आ रही थी। रिया को इस तरह देख अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या जवाब दें। उन्होंने हाँ में तो सर हिलाया मगर नहीं कहा। रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर उसके दोनों बेटे हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। इसलिए उसने फिर से पूछा, मैंने तुमसे पूछा तुम इस प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर जाना चाहते हो या नहीं, सीधे सीधे जवाब दो। ये सुनते ही आर्यन ने कहा, हाँ डैड। लेकिन तुरंत ही अलेक्जेंडर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं डैड, हम यही ठीक है। अलेक्जेंडर की बात और आर्यन की हालत को देख रोहित समझ गया कि दोनों बच्चे उससे डर रहे थे। ये बात तो रोहित को कहीं ना कहीं खल रही थी। तभी रोहित ने दोनों की तरफ देखकर कहा, आज से तुम दोनों स्वीट से बाहर जा सकते हो। तुम्हें मुझसे या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं है, और ना ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के आदमी तुम्हें बाहर जाने से रोकेंगे। मगर एक बात मेरी तुम हमेशा याद रखना। इतना कहने के बाद रोहित ने गहरी सांस लेते हुए दोनों बेटों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को परमिशन इस होटल से बाहर जाने की नहीं है, इसलिए तुम इस होटल के अंदर कहीं भी कभी भी जा सकते हो। पर हाँ, ऐसा नहीं कि तुम अब दिन भर बाहर ही रहो। कभी भी तुम्हें अगर जाना हो, जैसे पूल साइड में जाना हो या कहीं और जाना हो, तो मुझे या अनिका को एक बार कह देना ताकि हम परेशान ना हो। और हाँ, तुम दोनों ही सिर्फ मस्ती मत करना, रिया को भी ले लेना, क्योंकि रिया तुम्हारी छोटी बहन है तो उसका तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है। रोहित इतना कहकर अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने खाना फिनिश कर लिया था। उसने अपना जवाब भी सुनाया था, जिसके बाद वो सीधे अपने कमरे की तरफ चल दिया। अलेक्जेंडर और आर्यन इस वक्त स्तब्ध बैठे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके कानों ने जो सुना वो सच था या फिर कोई सपना देख रहे थे या उन्हें कोई भ्रम हो रहा था, क्योंकि रोहित ने उन दोनों को प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर जाने की परमिशन दे दी थी और ये बात दोनों को हजम नहीं हो रही थी। उन्हें यही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे थे। इस कारण से अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या ये सब सच है। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर के हाथ पर हल्की सी चिमटी काटते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? दोनों को इस तरह देख रिया की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों इस तरह से क्या देख रहे हो? डैड ने बिल्कुल सही कहा, अब हम कल पूल साइड में जा सकते हैं और वहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं और इसी बहाने हम गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। रिया की ये बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं अनिका को ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो इस वक्त इन सब बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। इस वक्त वो बस यही सोच रही थी कि आखिर रोहित को हुआ क्या था।
जिस तरह से रोहित अचानक से चला गया था, ये बात भी अनिका को थोड़ी सी खटकी। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया और फिर बच्चों को गुड नाइट बोलने के बाद अपने कमरे में चली गई। जब बच्चों ने देखा कि अनिका आज रोहित के कमरे में गई है सोने के लिए, तो वो खुश हो गए। उनको अब प्लानिंग करने का एक मौका मिल गया था। साथ ही साथ वो अब रिया को अच्छे से ये बता देने वाले थे कि कल सुबह उन्हें क्या करना था, क्योंकि सुबह होने के साथ रिया सब कुछ भूल जाने वाली थी। उसकी मेमोरी इरेज हो जाने वाली थी। अलेक्जेंडर ने धीमी आवाज में कहा, बाकी बातें खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में करेंगे, इसलिए जल्दी से खाना खाओ और चलो, हमें कल की प्लानिंग भी करनी है, क्योंकि कल सुबह होते ही रिया सब कुछ भूल जाएगी और हमें इंतजाम करके रखना होगा कि आज के बारे में रिया को कल जब हम याद दिलाएं तो उसे तुरंत ही सब कुछ याद आ जाए। इसलिए जल्दी से खाना फिनिश करो और कमरे में चलो। इधर दूसरी तरफ रोहित इस वक्त बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। वो आसमान में चांद को देखे जा रहा था। इसी बीच अनिका वहां पर आई। उसने देखा कि ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, मगर रोहित ने ना तो अपने शरीर पर मोटा कोट पहन रखा था और ना ही चादर ओढ़ रखा था। रोहित ऐसे ही ठंड में बालकनी में बैठा हुआ आसमान की ओर देखे जा रहा था। ये बात अनिका को थोड़ी अजीब लगी। वो रोहित के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा, रोहित, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? देखो, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो। अनिका अभी आगे कहती, इतने में रोहित खड़ा हुआ और उसने अनिका की तरफ छोटी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे क्या गलती होगी? तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है और ना हमारा अच्छे से साथ में उठना बैठना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और तो और, तुम तो वो पुरानी अनिका हो ही नहीं, इसलिए तुम ऐसा मत कहो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस कुछ सोच रहा हूँ। तभी अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, रोहित, तुम झूठ कह सकते हो पर तुम्हारी ये आंखें नहीं। मैं साफ साफ तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे झूठ बोल रहे हो। अनिका ने जब ये कहा तो एक पल के लिए रोहित को लगा कि उसे पुरानी अनिका उसके सामने खड़ी मिल गई है, क्योंकि पहले वाली अनिका भी रोहित के झूठ को एक बार में पकड़ लेती थी और वो उसकी हर बात को बिना कही ही समझ जाती थी। मगर तभी अचानक से रोहित को एहसास हुआ कि उसके सामने जो अनिका खड़ी है वो पुरानी बातें भूल चुकी है, मगर इस वक्त रोहित को कुछ ना कुछ तो कहना ही था। इस कारण से उसने बात को टालने के लिए अनिका से कहा, हाँ, असल में मैं परेशान तो हूँ, मगर तुम्हारे कारण नहीं। मैं सनी को लेकर परेशान हूँ, तो इसीलिए मुझे अभी उसी की चिंता हो रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो दिन कब आएगा जब सनी हम सबसे बात कर पाएगा। मुझे मेरे भाई से बातें करनी है। इतना कहने के बाद रोहित वहां से अपने बिस्तर पर चला गया। रोहित के मुंह से जैसे ही अनिका ने सनी की बात सुनी, अनिका को उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में याद आ गया, जो सीसीटीवी फुटेज अनिका को नहीं मिली थी, और अनिका को यही लगा था कि शायद किसी ने उस सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट कर दिया है। अनिका को पूरा यकीन था कि ये काम जरूर रोहित ने ही किया है। तभी अचानक से उसे सामने बैठा रोहित अजीब तरह से नजर आने लगा। उसे रोहित को देखकर अंदर ही अंदर डर लग रहा था। अब तक अनिका रोहित की चिंता कर रही थी, मगर अब अचानक से रोहित का डेविल वाला चेहरा अनिका को नजर आने लगा था। उसे अब अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लगी थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज की रात रोहित के साथ उसके बेड पर कैसे सोएगी। अनिका के मन में ये बात बैठ गई थी कि रोहित के इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जिससे अनिका और उसके बच्चे अनजान हैं। और जब से अनिका को सीसीटीवी फुटेज वाली बात पर शक हुआ था, उसके बाद से ही उसे रोहित के रूम में अनिका को एक डेविल नजर आने लगा था। इस वक्त अनिका जिस जगह पर खड़ी थी उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। अनिका के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। ये देख अनिका और भी ज्यादा बेचैन होने लगी। तभी उसने रोहित की तरफ देखा और एकाएक ही अनिका जोर से चीख पड़ी, नहीं।